गुड मॉर्निंग सभी को। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान की जो श्रृंखला चल रही है, इसमें इससे पहले हम लोगों ने मूल अधिकारों के बारे में शुरुआत की थी। पार्ट 1 हो चुका है मूल अधिकार का, और उसी में अगला पार्ट आज उसकी शुरुआत करते हैं। इसमें अगला तथ्य है कि भेदभाव के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित हैं? तो अनुच्छेद 15 में है। ठीक है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 15 में है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनके किसी आधार पर कोई भेद नहीं करेगा? तो ये अनुच्छेद 15 में दिया गया ऐसा, यानी कि भेदभाव के विरुद्ध का अधिकार 15 में ही था। उसी में भेदभाव किस आधार पर आप नहीं कर सकते हैं कि आपका धर्म अलग है, मूल वंश नहीं है, या जाति या लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई भेद नहीं किया जाएगा। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मध्य विभेद करने से राज्य को रोकता है? तो 15(1) में दिया गया। 15 का जो सब क्लॉज 1 है उसमें लिखा है कि नागरिकों के मध्य विभेद नहीं कर सकता राज्य। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य और निजी व्यक्ति दोनों को आदेश देता है? तो ये 15 का सब क्लॉज 2 जो है इसमें सिर्फ राज्य को आदेश था 15(1) में, और इसमें राज्य और निजी व्यक्ति दोनों को आदेश देता है अनुच्छेद 15(2) में कि आप विभेद नहीं कर सकते। अगला है, 15(3) में अनुच्छेद 15 का जो सब क्लॉज 3 है के माध्यम से राज्य को किसके लिए विशेष उपबंध की शक्ति प्राप्त है? तो स्त्रियों और बालकों के लिए। ठीक है, किस में दिया गया? अनुच्छेद 15(3) में दिया गया। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा मूल अधिकार में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो 15 का सब क्लॉज जो 4 है वो कब जोड़ा गया था? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम जब आया था तो उसमें ये अनुच्छेद जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 15(5) को समाविष्ट किया गया? तो ये 93 संविधान संशोधन 2005 के द्वारा 15(5) उसमें जोड़ा गया था। 15(4) कब जोड़ा गया था? 1951 में। अगला है, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005। कभी कभी सिर्फ यही पूछ लेते हैं कि घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 2005 में। को किस वाद में संवैधानिक घोषित किया गया था? तो डी पालराज बनाम भारत संघ के वाद में इसको संवैधानिक घोषित किया गया था। अगला है, संविधान के किस वाद के पश्चात अनुच्छेद 15(5) का समावेश किया गया था? तो P.A. इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य वाद के बाद इसका समावेश किया गया था। किस अनुच्छेद के तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध करने का प्रावधान किया गया? तो ये 15(5) में। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो ये अनुच्छेद 15(4) में और अनुच्छेद 16(4) में। किसके लिए? अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। 103वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो 15(6) और 16(6). कब? 103वें संविधान संशोधन द्वारा। आप लोग कमेंट करके बताइए 103वां संविधान संशोधन जो है वो किस वर्ष हुआ था? अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो सभी नागरिकों को अवसर की समानता ये 16(1) और 16(2) में दिया गया है। भाग 3 का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन की दशा में भी लागू होता है? तो अनुच्छेद 16। महत्वपूर्ण तथ्य हैं, अनुच्छेद 15(6) के के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया, यानी कि जो EWS का वर्णन है वो कहाँ पर है? 15 के सब क्लॉज 6 में का
पार्ट में दिया गया है। 15 के 6 खा द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को शिक्षा संस्थाओं में 10% आरक्षण दिया जाएगा। ये किस में है? तो 15(6) के खा पॉइंट में। 16(6) आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए पदों या नियुक्तियों में अधिकतम 10% की सुविधा प्रदान की गई है। ये 16(6) में दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हैं तो सक्षम किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द और अनुच्छेद 14 व 16 को मिलाकर पढ़ने पे ये समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार का निगमन करने हेतु सक्षम किया गया। किसको? भारतीय न्यायालय को। किसको? समाजवादी शब्द जो है प्रस्तावना में उसको साथ में, और अनुच्छेद 16 और 14 इन तीन को एक साथ में जब पढ़ा जाएगा तो समान कार्य के लिए समान वेतन का निगमन करने के हेतु सक्षम करता है। संविधान में अनुच्छेद 16(4) का किस संविधान संशोधन के माध्यम से अंततः स्थापित किया गया था? तो 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा। अनुच्छेद 16(4) का किसके लिए सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करता है? तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए, यानी कि SC और ST के लिए। SC और ST के लिए। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो 29 जनवरी 1953 को। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो काका कालेलकर थे। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा चुका। अगला, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो VP मंडल की अध्यक्षता में 1 जनवरी 1979 में किया गया था। अगला है, अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में किया गया। ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत का जो अधिकार उन्मूलन के बारे में दिया गया किसमें? अनुच्छेद 17 में। मूल अधिकार के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो समता का अधिकार, क्योंकि समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18 तक है। उसी में 17 भी आता है, तो 17 में ही अस्पृश्यता उन्मूलन के बारे में दिया गया है। किस वाद के माध्यम से यह अधिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 18 में उन अभिजात उपाधियों का प्रतिषेध किया गया है जो आनुवंशिक होती हैं? तो यह बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 के द्वारा इस वाद में यह कहा गया था। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत, ये भी है कि अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया? तो उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया, का प्रावधान किया गया। 18(1) में क्या है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ये 18(1) में कहा गया कि जो राज्य है, जो सरकार है, वो सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। 18(2) में है कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। 18(3) में है कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अनुच्छेद 18(4) में क्या है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। पद्म पुरस्कारों की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1954 में की गई थी। भारत में अस्पृश्यता निवारण किन किन माध्यमों से किया जा सकता है? तो कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण के द्वारा। ठीक है, ये पूछा जाता है कि किस तरह से उन्मूलन हटा सकते हैं, मतलब उन्मूलन कर सकते हैं किसका? अस्पृश्यता निवारण।
किस अधिनियम के तहत संसद ने अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है? तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार कितने अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है? तो 4। स्वतंत्रता और समता किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस की क्रांति जो हुई थी 1789 और उसके बाद। अगला है विधि सम्मत शासन के सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? तो A.V. डायसी ने। विधि के समान संरक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिकी संविधान से लिया गया। क्या? विधि के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता की अवधारणा का प्रयोग डायसी ने किया था। विधि के समक्ष समता से आशय है कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति ऊंच नीच का भेदभाव किए बिना देश की सामान्य विधि के अधीन है। विधि के समक्ष समता को नकारात्मक संकल्पना कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी को भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए नकारात्मक संकल्पना कहा जाता है। विधि के समान संरक्षण, इससे आशय है कि जो व्यक्ति समान परिस्थितियों में है उन पर एक ही विधि लागू होगी। इस अभिव्यक्ति को सकारात्मक संकल्पना माना जाता है क्योंकि उसमें राज्य से सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा होती है। यानी कि दोनों को अगर एक साथ देखा जाए तो विधि के समान संरक्षण ये सकारात्मक है, पॉजिटिव, और विधि के समक्ष समता ये नकारात्मक यानी कि निगेटिव है। इसमें कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। अगला है विधि सम्मत प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों का वर्गीकरण करने की शक्ति किसके पास है? तो वो राज्य के पास है। और राज्य की परिभाषा किसमें दी गई? आर्टिकल 12 में दी गई। आप लोग देख चुके हैं इससे पहले। मार्गदर्शक शक्ति का सिद्धांत क्या है? तो जब शक्ति का मनमाने ढंग से प्रयोग किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? मार्गदर्शक शक्ति का सिद्धांत। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अस्पृश्यता के आचरण के लिए दंड विहित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 17 के साथ अनुच्छेद 35 के पढ़े जाने पर, यानी कि 2 आर्टिकल 17 + 35। 17 में क्या दिया गया है? उन्मूलन, और 35 को साथ में पढ़ने से उसके लिए दंड विहित बनाने की जो विधि है, जो कानून बनाने की शक्ति मिलती है संसद को, वो इन दोनों अनुच्छेदों को साथ में पढ़ने से। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में विहित दंड, इसमें कौन से दंड हैं? किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने से या पूजा करने से रोकना, अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी सदस्य का अपमान करना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का उपदेश देना, ऐतिहासिक, दार्शनिक, धार्मिक या अन्य आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना, किसी दुकान, जलपान गृह, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश नहीं करने देना, अस्पताल में प्रवेश से मना करना, माल बेचने या सेवाएं देने से मना करना। इन सब का जिक्र किसमें है? 1955 का जो अधिनियम था उसमें। किसने विधियों के समान संरक्षण को विधि के समक्ष समता का ही एक उपसिद्धांत कहा था? तो न्यायमूर्ति पतंजल शास्त्री ने कहा था कि जो विधियों के समान संरक्षण है वो विधि के समक्ष समता का ही एक उपसिद्धांत है। किस वाद में विधि के शासन को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया? तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 वाद में। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं, दुश्मन हैं? किसने? उच्चतम न्यायालय ने। तो E.P. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य 1974 में कहा था कि समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के परम शत्रु हैं। किस वाद में माना गया कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग माना जा सकता है? तो चिरंजी लाल बनाम भारत संघ 1951 के मामले में।
पिछड़े वर्ग का निर्धारण किस आधार पर नहीं किया जा सकता है? तो आर्थिक आधार पर नहीं किया जा सकता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2019 में। जो अभी कुछ देर पहले मैंने पूछा था किस वर्ष ये संशोधन हुआ था, तो 2019 में। अनुसूचित जाति और जनजाति को प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अनुच्छेद 16(4) का के तहत किया गया। किसका? SC और ST को प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) खा को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो ये 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के माध्यम से जोड़ा गया था। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अग्रनयन कैरी फॉरवर्ड रूल के नियम को असंवैधानिक घोषित किया था? तो देवासन बनाम भारत संघ वाद में किसको अग्रनयन यानी कैरी फॉरवर्ड रूल जो था उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो HM कानिया, श्री HM कानिया साहब थे। किस वर्ग की संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है? तो पिछड़े वर्ग की संविधान में परिभाषा नहीं दी गई। किस अनुच्छेद के तहत राज्य केवल सेना या विद्या संबंधी उपाधि प्रदान कर सकता है? तो 18(1) के तहत। ठीक है, इससे पहले 18 के बारे में देख चुके हैं। 18(1), 18(2), 18(3), 18(4). स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों में दिया गया था। अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22। तो 19 से 22 तक। 19 में क्या है? वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के बारे में बताया गया। मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया था? तो 7 था। कब? मूल संविधान जब 1947 में उस समय लागू हुआ था, तब 1950 में जब लागू हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त किन स्वतंत्रताओं पर राज्य द्वारा अनुसूचित जनजातियों के हितों में प्रतिबंध लगा सकता है? तो संचरण और निवास की स्वतंत्रता पर। वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख संविधान में किया गया है? तो वो 6 स्वतंत्रताएं हैं जिनका उल्लेख बचा है, यानी कि एक कम कर दी गई। पहले 7 थी, अब 6 ही बची हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 19(1) का में किया गया है। किसका? भाषण एवं अभिव्यक्ति, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप कहीं पर भी स्पीच या भाषण कुछ दे सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? महत्वपूर्ण फैक्ट है। अनुच्छेद 19(1) का में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। संविधान में इसका प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 19(1) का में, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी दी गई। संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है? तो 19(1) खा में है। संविधान में विधि के समक्ष समता का विचार किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। कौन सा? विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया। सूचना का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 19(1) का में।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(6) में कितनी अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया गया है? तो 4 अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया गया। किसमें? अनुच्छेद 19(1)(6) में। कौन कौन सी? वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार। इन 4 अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया गया है। अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 20 में किया गया। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के अनुरूप सजा का प्रावधान किया गया है। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 20(1) में। यानी कि जिस समय आपने अपराध किया उस समय जो कानून है उसी के अनुरूप आपको सजा दी जाएगी। किस अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी? तो अनुच्छेद 20(2) में। एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा अनुच्छेद 20 का जो सब क्लॉज 2 है उसमें बताया गया। संविधान के किस भाग में स्पष्ट किया गया कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो भाग 3 में अनुच्छेद 20 का सब क्लॉज 3 जो है उसमें कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नोट: यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है तो सभी मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, परंतु अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 स्थगित नहीं किया जा सकता है। सारे मूल अधिकार उस समय हटा दिए जाएंगे, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के निलंबन का उपबंध कहाँ मिलता है? तो अनुच्छेद 358 और 359 में इसके बारे में व्याख्या की गई है कि आपातकाल के समय कौन से अनुच्छेद हटेंगे, कौन से अनुच्छेद नहीं हटेंगे। अनुच्छेद 358 किस मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19। 358 में किसके बारे में बताया गया? अनुच्छेद 19 कब हटेगा, कब नहीं हटेगा, कौन हटाएगा, इस सब का उल्लेख 358 में। अनुच्छेद 359 किस मूल अधिकार के निलंबन की बात करता है? तो अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों के बारे में। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मूल अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20 और 21। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 20 और 21 निलंबित नहीं किए जा सकते। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मूल अधिकार सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, क्योंकि आपातकाल होगा तब भी जीने का अधिकार तो होगा ही। कुछ अनुच्छेद हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। कौन कौन से? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है। अनुच्छेद 15 इसमें क्या है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र्य, सम्मेलन, संगम, संचरण, निवास या वृत्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों के संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और अनुच्छेद 30 में किसके बारे में है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों का अधिकार। ये 5 अनुच्छेद जो हैं ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है। 15, 16, 19, 29, 30। भारतीय संविधान के भाग 3 में कौन से अधिकार ऐसे हैं जिन्हें लागू करने के लिए किसी सीमा का निर्धारण नहीं किया गया? तो अनुच्छेद 14, 17, 18, 20 और 24। यानी कि इनमें कोई सीमा का निर्धारण नहीं कि लागू कहाँ से कहाँ तक नहीं होंगे या कहाँ क्या करना, ऐसा कुछ नहीं। कौन से मूल अधिकार ऐसे हैं जिन्हें परिवर्तनीय बनाने के लिए कोई विधि बनाने की आवश्यकता नहीं होती है? अनुच्छेद 14, 19 और 21। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 21।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण देता है? तो अनुच्छेद 21। किस वाद के तहत यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इस अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है, तो ये निर्धारित किया गया था मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। ये पूछा जाता है एकांतता का अधिकार किन अनुच्छेदों को मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 19(1)(d) और अनुच्छेद 21 को एक साथ पढ़ने से एकांतता का अधिकार प्राप्त होता है। अगला है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो अनुच्छेद 21 में ऐसा बताया गया है कि आप अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 आपको संरक्षण देता है। मूल अधिकारों में आज यहाँ तक ही। अगला जो बचा हुआ मूल अधिकार है अगले सेशन में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।